हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिया चौधरी और मैं आपके सामने लाई हूँ धमाकेदार अपनी सीरीज जर्नल साइंस की, जो कि आपकी 500 सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको बहुत पसंद आ रही है सीरीज मेरी। आई होप आपको मेरे कंटेंट बहुत पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें अगर पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे क्या कहते हैं कमेंट करिए, या फिर क्या कहते हैं लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना देखते हैं। अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एग्जाम यूनिवर्स पर। तो अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के, जो कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि परमाणु और अणु। इनसे रिलेटेड मैं आपको प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप मेरे सेशन को कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए और प्लीज पूरा वीडियो देखा करिए। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, अगर आप थोड़ा ही देख के छोड़ देंगे, तो वो आपको किसी के काम के नहीं आने वाला। वो सारी मेहनत आपकी बर्बाद ही जाएगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और फिर हमें रिव्यू करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज हमें क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ सके। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया किस किस के लिए यूजफुल है ये, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये ऑल अदर कॉम्पिटिटिव सबके लिए यूजफुल है। जितना भी जनरल साइंस जिस भी एग्जाम्स में आती है, सबके लिए ये सेशन बहुत ही यूजफुल है। वैसे तो ये एसएससी सीपीओ को टारगेटेड करके चल रहा है, बट मैंने इतना कंटेंट बढ़ाया है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे ऑल अदर कॉम्पिटिटिव के लिए ये बहुत यूजफुल है। तो सब देखिएगा इसे, ओके, और रिव्यू करके बताइएगा। तो आज की हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, एन एटम इज, पहला ही क्वेश्चन देखिए, एटम क्या है बताइए। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर नोन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ गैस, the smallest indivisible particle of an element that can take part in a chemical change. Then fourth one is charged particle. बताइए एटम क्या है हमारा। एटम हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ गैस है, या स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल चेंज, या चार्ज पार्टिकल है। बताइए एटम क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परमाणु। बताइए, इसका आंसर है आपका द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। एटम क्या होता है, एक ऐसा छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल होता है जो कि क्या कहते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। समझ में आया, जैसे हम कोई केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं, उसमें हमारे एटम का बहुत रोल प्ले होता है, क्योंकि एटम की बॉन्डिंग होती है। समझ में आया आपको। तो एटम इज अ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज। ओके, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, बताइए। पहला एवोगैड्रो, दूसरा डाल्टन, तीसरा न्यूटन, एंड जो फोर्थ पास्कल। बताइए इन चारों में से एटॉमिक की थ्योरी किसने दी थी। बताइए इस चारों में से एटॉमिक की थ्योरी किसने दी थी। इसका करेक्ट आंसर है डाल्टन। डाल्टन आपका करेक्ट आंसर है। डाल्टन ने ही हमारी क्या कहते हैं एटॉमिक थ्योरी को क्या कहते हैं प्रपोज किया था। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को, एटॉमिक थ्योरी को गिवन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर गिवन करने वाले कौन थे, हमारे डाल्टन। इनके हिसाब से जो व्याख्या थी वो क्या थी, एटॉमिक थ्योरी क्या थी, वो ये थी कि ऑल मैटर या क्या कहते हैं कंपाउंड या मिक्सचर या फिर कोई भी एलिमेंट
हम एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। समझ में आया? एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके कोई कंपाउंड या मैटर बना हुआ है और उसी स्मॉल पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। समझ में आया आपको? एक ऐसा स्मॉल पार्टिकल जो कि मिलके एक कंपाउंड या मिक्सचर या मैटर बनाता है, उस स्मॉल पार्टिकल को ही क्या क्या कह दिया इन्होंने? एटम कह दिया। समझ में आया? एटम कह दिया। अब इनके जो थ्योरी थी उसमें क्या क्या बातें कही गई थी कि एटम है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। इन्होंने कहा था कि एटम है जो कि इनडिविजिबल पार्टिकल है, इसको कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। इनका कहना कहता है कि एटम विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड और थ्रू केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी स्टूडेंट? एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड थ्रू केमिकल रिएक्शन। इसे हम कभी भी कहते हैं क्रिएट नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ ये डिस्ट्रॉयड होगा ओनली केमिकल रिएक्शंस में। समझ में आया आपको? तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। जे थॉमसन प्रपोज मॉडल ऑफ एक्शन इज जनरली डैश मॉडल। पहला क्रीम एंड केक, दूसरा पाम एंड पुडिंग, एंड तीसरा पाम एंड केक, एंड फोर्थ क्रीम एंड पुडिंग। बताइए, जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसको जनरली हम क्या कहते हैं? जनरली इस मॉडल को भी हम किसी और नाम से भी जानते हैं। बताइए उस नेम का क्या नाम है? मॉडल का क्या नाम है? क्रीम एंड केक, पाम एंड पुडिंग, पाम एंड केक या क्रीम एंड पुडिंग? आपका करेक्ट ऑप्शन है पाम एंड पुडिंग। पाम पुडिंग मॉडल भी हम इसे कहते हैं जे थॉमसन को। जैसे मैं आपको बताऊं इसे पाम पुडिंग क्यों कहते हैं। जैसे सपोज दैट आपने कोई केक देखा है या उसके ऊपर देखा होगा एक गोल सर्कल बना होता है, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, देखा होगा आपने। या फिर वाटरमेलन ले लीजिए। वाटरमेलन का आप बीच में से अगर काटिए तो आप देखिएगा आपको कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ उसके बीज होते हैं, ये पूरा सर्कल में होता है। तो ऐसा ही जे थॉमसन ने दिखाया कि जो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इसको इलेक्ट्रॉन बताया है। ठीक है, और ये जो बताया ये पूरा एटम है आपका। समझ में आया आपको? तो ये छोटे छोटे ये चीजें हैं वो क्या हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं एटम में। ठीक है, तो इसलिए इसे पाम एंड पुडिंग मॉडल कहा गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ क्या है। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, हु डेवलप द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर? बोर एंड रदरफोर्ड, दूसरा वोल्टा, थर्ड एल्फ्रेड नोबल या फिर फोर्थ फैराडे। बताइए एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे डेवलप किसने किया था? सबसे पहले तो जो मतलब जॉन डाल्टन ने हमारे सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, उसके बाद उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को किसने डेवलप किया था? बोर एंड रदरफोर्ड ने, वोल्टा ने, एल्फ्रेड नोबल या फैराडे ने? बताइए। इसका करेक्ट आंसर है आपका हमारा बोर एंड रदरफोर्ड। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। जैसे बोर एंड जैसे आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सुना होगा जो कि आपका फेमस एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें गोल्ड फॉइल की प्लेट ली गई थी, इसमें अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया गया था, जो कि आपके कुछ पार्टिकल ऐसे निकल गए थे, कुछ पार्टिकल ऐसे, कुछ सीधे चले गए थे, कुछ बैक हो गए थे। तो इसमें हमारी क्या कहते हैं, जो पता चला था हमारी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी कि हमारे एटम के जो सेंटर में कोई भारी चीज है, एटम के सेंटर में कोई भारी चीज है जिसे अपना नाम दिया गया था न्यूक्लियस का। समझ में आया? जो कि अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स को रिपेल करता है उसको। समझ में? तो इससे पता चलता है कि न्यूक्लियस का जो ओवरऑल चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, आगे हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, तो समझ में आया। तो इसे रदरफोर्ड ने आपकी कहते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। बोस मॉडल ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। इनका कोई क्या कहते हैं स्पेसिफिक पार्ट होता है, ऑर्बिट और शेल बनी हुई होती हैं, जैसे KLMN की शेल्स बनी हुई होती हैं, ये उनमें वर्टिकली मूव करते हैं। तो इन्होंने बोर एंड रदरफोर्ड ने इसकी आगे की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। तो आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखिए न्यूक्लियस आ गया ना आपका।
बताइए कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके। इसका होता है ओनली प्रोटॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, या फिर ओनली न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बताइए। इसका ऑप्शन है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आपका करेक्ट आंसर है इसका। देखिए जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपका प्रोटॉन भी होता है प्लस आपका न्यूट्रॉन भी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी वो हमारी हुई थी 1919 या 1920 में। ठीक है, 1920 में या 1919 इसमें हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, जो कि हमारी, मैं आपको बता दूं कि दो तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। जैसे 1886 में गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रेज इन डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ परफॉर्म, मतलब एक गोल्डस्टीन ने डिस्कवर्ड किया था एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैं बताऊं, गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव चार्ज की एग्जिस्टेंस को बताया था कि पॉजिटिव चार्ज का एक कोई चार्ज होता है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है 1886 में। बट मैं आपको ये बताऊं, बट जो उसका नाम जो प्रोटॉन है ना, वो रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन का जो नाम है वो आपका कहते हैं 1919 में, जो कि वो रदरफोर्ड ने दिया था। बाकी जो पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने की थी। तो आपको समझ में आया गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड का इसमें क्या है। बाकी जो न्यूट्रॉन है वो आपका क्या कहते हैं, इसमें न्यूट्रल चार्ज होता है ये, जो कि जेम्स चैडविक ने दिया था 1932 में। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, जिसमें आपको ये पता चला था कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज है, इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। समझ में आया आपको। तो इसलिए इससे आपको ये पता चला कि प्रोटॉन है प्लस न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन का अपना खुद का चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ओवरऑल जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव होता है। समझ में आया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया कि न्यूक्लियस का चार्ज ओवरऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या कहते हैं, सेम चार्ज जो होते हैं वो दूसरे से रिपेल होते हैं, और जो कहते हैं अपोजिट चार्ज होते हैं वो दूसरे के क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया आपको। अगर यहाँ पे क्या, न्यूट्रॉन का चार्ज, अगर न्यूक्लियस का चार्ज नेगेटिव होता और अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से पॉजिटिव रेज फेंकी जाती तो ये इससे सीधी होके निकल जाती। समझ में आया, क्योंकि एक दूसरे से मिलते। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसलिए वो दूसरे लौट के वापस रेस चली गई। समझ में आया आपको। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन, ऑप्शन इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, थर्ड न्यूट्रॉन एंड फोर्थ इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। बताइए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रॉन, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है इसमें, कि न्यूट्रॉन पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। समझ में। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और ये जीरो है। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1897 में, जो कि जे थॉमसन ने करी थी अपने पाम पुडिंग मॉडल से। इसकी डिस्कवरी हुई थी गोल्डस्टीन ने करी थी, ठीक है, जो कि उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को डिस्कवर किया। तो इनके जो जनक हैं वो गोल्डस्टीन को ही मानेंगे। बाकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपने चैडविक ने करी थी, जेम्स चैडविक ने, जो कि 1932 में हुई थी। तो अब तीनों का याद रखना अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स। वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन थर्ड। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन 6, 7 क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश मोशन, फर्स्ट ट्रांसलेटरी, दूसरा स्पिन, एंड थर्ड इज ऑर्बिटल, एंड फोर्थ इज वाइब्रेशनल। बताइए, जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है न्यूक्लियस के अराउंड,
वो किस तरीके का होता है, ट्रांसलेटरी होता है, स्पिन होता है, ऑर्बिटल होता है या वाइब्रेशनल होता है, किस तरीके का मोशन होता है? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑर्बिटल मोशन। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूक्लियस हमारा जैसे गोल है, ये आपका एटम है, तो ये जो आपकी ये बनी हुई है शेल्स बनी हुई हैं, ऐसी कुछ आपकी सेल्स बनी हुई है, ठीक है, जिसे मैं आपका छोटा सा बना देती हूँ न्यूक्लियस है। ये आपकी के सब शेल है, ये आपकी एल है, ये आपकी एम है और ये आपकी एन है। समझ में आया आपको? ये शेल्स बनी हुई हैं। ये जो इनका मोशन है वो ऑर्बिट में है, मतलब एक इलिप्स टाइप जो होता है ना, इलिप्स होता है ना अपना ऐसा, ये ऑर्बिट होती हैं। जैसे अपना सन भी तो एक ऑर्बिटल मोशन करता है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी जो मूव करते हैं, जो उनका मोशन होता है वो ऑर्बिटली होता है। समझ में आया आपको? तो इसका ऑप्शन है आपका क्या है, ऑर्बिटल मोशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है आपका आइसोबर्स हैव सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास बट सेम एटॉमिक नंबर, बट सेम मास एंड एटॉमिक नंबर, या डिफरेंट मास एंड एटॉमिक नंबर। बताइए आइसोबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आइसोबर्स होते हैं आपके, बताइए क्या होते हैं आपके आइसोबर्स? इसका करेक्ट आंसर है आपका सेम, फर्स्ट वन, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। समझ में आया आपको? आइसोबर्स होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है बट इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये दूसरा क्या है, डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, ये होता है आपके आइसोटोप्स। समझ में आया आपको? आइसोटोप्स क्या होते हैं, जो कि आपके एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है इनका बट मास नंबर डिफरेंट रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, आइसोबर्स समझाती हूँ पहले। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ ऊपर लिखा मैंने 40, यहाँ नीचे लिखा 20, इनका जो अरेंजमेंट है ऐसे ही होता है। कैल्शियम 40, ये 19, यहाँ लिखा मैंने आर्गन 40 और ये लिखा मैंने 18। अब आप देखिए कैल्शियम, सबसे पहले आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है, बट इनका जो मास नंबर है वो तीनों का सेम है, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। तो ये क्या है, आपके आइसोबर्स हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी डिफरेंट, या नीड नॉट बी सेम, या नीड नॉट बी डिफरेंट। बताइए केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आइसोटोप्स की, वो सेम होती हैं, डिफरेंट होती हैं, या फिर जरूरत नहीं सेम होने की या जरूरत नहीं अलग होने की। तो इसमें आपका आंसर है, प्लीज मैं आपको सारे आंसर्स एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से देने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज अगर जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रही हूँ तब तक आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो प्लीज हमें क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि इसका आइसोटोप्स का क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स क्या होती हैं, मस्ट बी सेम। समझ में आया आपको? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स क्या होती हैं, इसकी सेम रहती हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। समझ में आया आपको? आइसोटोप्स मैंने आपको बताया ही था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके ही बताती हूँ एक, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ हाइड्रोजन है, यहाँ 1, यहाँ 1, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ 1, हाइड्रोजन यहाँ 3, यहाँ 1। ठीक है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इसे कहते हैं हम प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूट्रियम, इसे कहते हैं ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इसमें सेम एटॉमिक नंबर रहता है बट डिफरेंट मास नंबर रहते हैं। स्टूडेंट आपको समझ में आई? ये होते हैं आपका आइसोटोप्स। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट रहती हैं। तो क्वेश्चन 10 देखते हैं। The electronic configuration of an atom having same atomic number 20 is,
पहला है इसका 2 8 10, 2 6 8 4, 2 8 8 2 या 2 8 10। बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो हमारी शेल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, कि कितनी हर एक शेल में कितने कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग वो होती है वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? 2n²। n आपका क्या होता है? यहाँ पे ऑर्बिट नंबर होता है। ये कौन सी ऑर्बिट है? ये समझ में आया आपको? जैसे कि आपको बोला गया है एटॉमिक नंबर 20 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको KL और MN के हिसाब से ये फिलिंग होती है। समझ में आया? तो इसका सपोज हम इसका करेंगे जब, तो इसका 2 होगा। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। दूसरा होता है फिर 8 होगा इसका, तीसरे में 8 की फिलिंग होती है। फिर मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बाकी फिर दूसरे में चले जाएंगे। तो ये कितने हो गए आपके? 18, बचे आपके 2। तो बचे हुए फिर हम नेक्स्ट सबशेल में डाल देते हैं। तो ये बचे में होते हैं वो आपकी आउटर मोस्ट शेल होती है। ओके स्टूडेंट्स, और इन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और यही आपकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। 11 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोज नंबर इज 6.023 into 10 to the power 22, 6.023 into 10 to the power 23, 6.023 into 10 to the power 24 and 6.023 10 to the power 25। एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है? एवोगैड्रोज नंबर आपका नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जितने भी हमारे एक मोल में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एटॉमिक सब्सटेंस की यूनिट मोल बताई थी, तो एक मोल में हमारे कितने नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही नंबर क्या होता है? हमारा एवोगैड्रोज नंबर। ये जो फाइंड आउट किया था ये हमारे एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसका नाम उन्होंने खुद के नाम पे रख दिया एवोगैड्रोज नंबर। और ये जो होता है वो कितनी संख्या होती है? वो होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये ध्यान रखिए, सिर्फ एक मोल में आपके इतने एटम प्रेजेंट होते हैं। देखिए कितनी भारी संख्या है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देखिए ये कितना छोटा होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये आपके पूरे ब्रह्मांड का। समझ में आया आपको? एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 12 है आपका, व्हाट पार्टिकल्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस के अराउंड मूव करने वाला ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली चार्ज है? इसका ऑप्शन तो आप आंसर तो आप बिना सुने दे देंगे। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फिर पॉजिट्रॉन। बताइए, बहुत आसान, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। नेगेटिवली चार्ज कौन सा है और जो कि न्यूक्लियस का अराउंड मूव करता है? सिंपल है। अभी देखिए, आपको नहीं भी पता हो, बात ये पता हो से आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपके न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपके न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। बचा ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, पॉजिट्रॉन भी होता है बट वो अलग चीज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, यही नेगेटिवली चार्ज है और यही न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन्स। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर इज 36। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इन इट्स न्यूक्लियस इज। ऑप्शन देखते हैं इसके क्या है? 17, 19, 36 एंड 53। बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एटॉमिक नंबर है ये आपका। एटॉमिक नंबर क्या होता है? ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी आपके एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं,
उनकी संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। समझ में आया आपको? वही आपका एटॉमिक नंबर होता है। और मास नंबर क्या होता है आपका? मास नंबर क्या होता है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है आपका मास नंबर। समझ में आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है आपका मास नंबर, और खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो आप ये देखिए, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। एटॉमिक नंबर आपका 17 है। एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हम 17 रख सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया हमारा? 17। और मास नंबर का वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन लिख देती हूँ। अब मास नंबर कितना है हमारा? 36। अब हम 36 में से माइनस कर देंगे क्या? 17। 36 में से माइनस कर देंगे क्या? 17। तो 16 में से 7 गए 9, तो ये कितना हो गया? 19। तो 19 आपका करेक्ट आंसर है। 19 ही आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? 19। समझ में आया आपको? 19 इसका करेक्ट आंसर है। वैसे ही आपको अगर सिंपली या शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो और आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे रखा हो, तो आप कुछ मत करिए, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए बस। 36 में से आप 17 को माइनस कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है या फिर जो एटॉमिक मास है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ओके स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मैंने अभी आपको बताया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ में आया? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या है आपका? द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज। मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस क्या होता है? ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, या फिर ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, या समटाइम्स मोर एंड समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। बताइए मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर से कम होता है, एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है, या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, या फिर कभी कभार बराबर, कभी कभार इक्वल भी होता है, या कभी कभार बराबर मोर ज्यादा भी होता है? बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। समटाइम्स मोर एंड समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। जैसे मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये एटॉमिक जो मास है वो आपका ऑलवेज इक्वल होता, ऑलवेज मोर देन होता है आपका एटॉमिक नंबर से। ठीक है, एटॉमिक मास हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन है आपका। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एटॉमिक मास है ये आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब जैसे समझिए, हमेशा बड़ा होता है एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से, बट ये इक्वल कैसे है? जैसे हाइड्रोजन है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है हमारा ये हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 है और जो एटॉमिक मास है वो भी 1 है। इसलिए दोनों के इक्वल होने की वजह से हाइड्रोजन का, इसलिए हमें मोर देन इक्वल टू का साइन लगाना पड़ा यहाँ पे। समझ में आया आपको? सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या है आपका? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ एटम्स इन ऑल मैटर, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, या न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रिना नहीं है, कुछ न्यूट्रॉन्स है आपका ये, या फिर न्यूक्लियस इन एटम्स। बताइए। जैसे कि मैंने आपको अभी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का अभी एक्सप्लेन किया था। गोल्ड फॉइल आपका एक्सपेरिमेंट हुआ था यहाँ पे, इसमें बम्बार्डमेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स का। ये पॉजिटिव शीट रखी गई थी गोल्ड फॉइल से बनी हुई। तो इसका आपकी डिस्कवर क्या हुआ था यहाँ पे? न्यूक्लियस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने। समझ में आया आपको? मैंने आपको पूरा बताया है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी यहाँ पे। और रदरफोर्ड को मैं बताऊं आपको, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी हमारे इसको रदरफोर्ड को कहा जाता है।
समझ में आया आपको? उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर नोन एज अ न्यूक्लियस, कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है कोई, उससे उन्होंने जो नाम दिया था वो न्यूक्लियस का दिया था। ओके, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एम शेल? 2, 8, 18 एंड 32। बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रॉनिक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है वो 2n² होता है, और जो n होता है वो आपका क्या होता है, आपका ऑर्बिट नंबर होता है। क्या होता है आपका? ऑर्बिट नंबर होता है। जैसे कि मैं m सब शेल की बात करूं, मैंने बताया था आपको k l m सब शेल होती हैं, होती इससे आगे भी हैं, बस शुरुआत की ये होती हैं। k सब शेल होती है जो कि आपकी सबसे लोएस्ट सब शेल होती है। से आपकी ये ऑर्बिट नंबर क्या है? 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। जैसे मैं k की बात करूं, अगर मैं 2n² में बात करूं तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका 8 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। समझ में आया आपको? m सब शेल आपकी थर्ड एनर्जी लेवल है, ये आपकी एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल है। ऐसे n का 4 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा 32। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? 18। 2 जो होते हैं मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो k में होते हैं, 8 होते हैं वो l में होते हैं। m मैं आपको अभी इरेज करके बताऊं, जो 2 होते हैं वो k में होते हैं, 8 में होते हैं आपकी l सब शेल में, ये m सब शेल में, ये n सब शेल में। समझ में आया आपको? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, वो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल प्रोटॉन्स, बैलेंस प्रोटॉन्स या फिर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने मेरे सेशन को बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा, तो इस ऑप्शन का, इस कहते हैं क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से आंसर दे देंगे बिना एक्सप्लेनेशन के। जैसे कि मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, मतलब एटम की सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सपोज दैट मैंने यहाँ लिख दिया 2 8 8 2 की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था मैंने आपको। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे, जो आउटर मोस्ट शेल पे जो फिल हैं, इन्हें ही हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मैंने बताया भी था, और जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से वो उसका ऑप्शन जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 आपके क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही आपका पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। समझ में आया आपका? केमिकल बॉन्डिंग में आपका, सॉरी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में आपका पार्टिसिपेट करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर और एक्सेप्ट करने का काम भी देते हैं। क्वेश्चन 19 क्या है देखते हैं हम। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द U38 एटम? 92, 238, 146 एंड 330। अब इसका बताइए तुरंत। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ये X है, ये आपका क्या होता है इधर? एटॉमिक मास, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। ये ध्यान रखिए स्ट्रक्चर को। ये X कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये मैंने सब एक जैसा एग्जांपल लिया है मैंने कि X कोई भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो ऊपर जो संख्या लिखी होगी वो आपके एटॉमिक मास की होगी, नीचे जो लिखी होगी वो एटॉमिक नंबर की होगी। अब जैसे आपका लिखा है आपका U238 92। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ मत करिए, आपको हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स निकालना हो। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो सिंपल कुछ मत करिए, एटॉमिक मास में से सिंपली माइनस कर दीजिए एटॉमिक नंबर को, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा 641। तो 146 आपका करेक्ट आंसर है। 146 आपके न्यूट्रॉन्स होंगे आपके यूरेनियम एटम में। समझ में आया आपको? कुछ मत करिए, एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? फर्स्ट इज आइसोबार,
सेकेंड वन क्या होगा देखते हैं हम, आइसोटोन्स, थर्ड है आपका आइसोटोप एंड फोर्थ वन इज आइसोन्यूट्रॉनिक। बताइए, जैसे कि मैंने आपको आइसोबार्स भी बताया, आइसोटोन्स भी बताया और आइसोटोन्स तो नहीं बताया अभी, आइसोटोप्स बताया, आइसोन्यूट्रॉनिक तो बताती हूँ। तो बताइए, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोबर्स से मैंने आपको क्या बताया था, आइसोबर्स से मैंने बताया था आपका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास आपका सेम होता है, ये बताया था। आइसोटोप्स ने बताया था एटॉमिक मास आपका क्या होता है आइसोटोप्स में, वो डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, समझ में। बट ये जो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो इसका आंसर होगा आपका आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आपके वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं वो सेम होते हैं। और कि मैं आपको बता रही थी कि आइसोबर्स आइसोटोन्स तो मैं आपको बता चुकी थी। आइसोटोन्स जो है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है, उसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ये आपका नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक मास है आपका 15 और एटॉमिक नंबर है 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, समझ में। तो इनके एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिनके एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर दोनों ही डिफरेंट होते हैं, बट इनका जो माइनस करके, जैसे आप देखिए 15 में से 7 माइनस करिए कितना आएगा 8, 16 में से 8 माइनस करिए बचेगा 8, तो उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम ही तो आ रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट जैसे वो जिनका माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आते हैं तो वही क्या होते हैं हमारे आइसोट्रॉन्स होते हैं, इन्हें ही हम आइसोन्यूट्रॉनिक भी कहते हैं। समझिए बात को, दोनों अगर ऑप्शन में आए तो आप आइसोटोन्स लगाएंगे। सपोज दैट आपका आइसोटोन्स नहीं आता है ऑप्शन में, इसलिए मैंने दोनों दिए आपको, आइसोटोन्स नहीं आता है तो आप आइसोन्यूट्रॉनिक आंसर लगा के आएंगे, बट अगर दोनों दिए हैं तो आपको आइसोटोन्स ही इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया आपको। ये मेरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, परमाणु एंड अणु का बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रीवियस ईयर का एसएससी पूरा टारगेटेड एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टारगेटेड है। प्लीज आपको मेरा सेशन अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे सेशन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आऊं। ये मेरी 5th क्लास थी, ये मेरी 5th क्लास है आपको केमिस्ट्री की, और मेरे आपको पूरा वादा है इसके 500 क्वेश्चन में मेरा कराने का वादा है, तो ये आपको जरूर मैं कराऊंगी। और इनमें से कोई भी क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया है उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस सेशन को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल है। और प्लीज क्या कहते हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू सेशन को पसंद करने के लिए। अगर आपको नोटिफिकेशंस आने वाले अपकमिंग नोटिफिकेशंस की जानकारी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा। बाकी आप तो लाइक एंड शेयर तो कर ही रहे होंगे अपने दोस्तों को। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सेशन देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।